नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डी 30 में। आज की तारीख है 3 अक्टूबर 2020। आज के डी 30 में अब हम टॉपिक भी जो डिस्कस करना स्टार्ट किए हैं, तो आज पर्यावरण का टर्म है, पर्यावरण हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्यावरण में जो आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये आपके पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यूपीएससी भी जो दे रहे हैं लोग, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। कंसेप्ट वाले प्रश्न हैं, काफी अच्छे प्रश्न हैं, और 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के। करंट अफेयर लगभग हमारा कवर हो गया है। सितंबर माह का मंथली जो करंट अफेयर है वो कल आ जाएगा। बाकी पीसीएस जो लोग दे रहे हैं और बीपीएससी जिनको देना है, उनके लिए एक करंट अफेयर की 525 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके 3 पार्ट हो गए हैं, 2 पार्ट उसमें और आने हैं, तो वो सब कंप्लीट हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30। लेते हैं पहला प्रश्न। करंट अफेयर ही पहले हम डील करेंगे। पहला प्रश्न है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? दिव्यांगों को विशेष प्राथमिकता देते हुए अनुसूचित जाति के युवाओं के मध्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, आत्मविश्वास के साथ नवाचार को उद्यमशीलता तक ले जाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप विचारों का तब तक समर्थन करना जब तक कि वे वाणिज्यिक स्तर तक ना पहुंच पाए। ये 3 ऑप्शन हैं। ये तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, और इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए उद्यम पूंजी जो कोष होता है, उसके तहत इसको प्रारंभ किया गया है, और 2024 तक 1000 नवोन्मेषी विचारों का समर्थन इसके अंतर्गत किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स के साथ तालमेल स्थापित करते हुए ये जो लक्ष्य है, इनको प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल किसी ने कहा था कि रेड कलर आंखों में बड़ा चुभता है, तो खैर ये रेड कलर यहाँ पर ये मैं चेंज कर दे रहा हूँ, और साथ में यहाँ के अभी कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ कि आपको रेड कलर वास्तव में बिल्कुल चुभे ना। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है उसमें रेड कलर नहीं आएगा, लिखने में जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगला जो प्रश्न है, 2 स्टेटमेंट इसमें दिए हुए हैं। उत्परिवर्तन विषाणु का एक गुण है जिसके अंतर्गत वो अपनी संख्या में वृद्धि करते हुए परिवर्तन दर्शाता है। कोरोना वायरस सार्स कोव 2 लगातार उत्परिवर्तित हो रहा है, और अब तक इससे 12,000 उत्परिवर्तन परिलिखित किए जा चुके हैं। इसमें दोनों की दोनों बातें सही है। कोविड-19 का एक कॉन्सेप्ट का प्रश्न हो गया है करंट अफेयर का, लेकिन जो विषाणु होते हैं वो उत्परिवर्तन करते हैं, म्यूटेशन करते हैं, और म्यूटेशन के द्वारा उनका जो उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। 12,000 उत्परिवर्तन कोरोना में देखे जा चुके हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, पावर ग्रिड के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। पावर ग्रिड ने भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा है कि यह एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय गुरुग्राम भारत में स्थित है। और तीसरा है कि यह मुख्य रूप से विद्युत पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर, पारेषण का मतलब होता है ट्रांसमिशन करना, तो ट्रांसमिशन ऑफ पावर से संबंधित है। इसके बारे में जो ये बातें दिए हुए हैं, ये सारी की सारी बातें सही हुई, तीनों की तीनों बातें सही हैं, उपयुक्त तो सभी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि 23 अक्टूबर 1989 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में ये जो पावर ग्रिड है इसको निगमित किया गया था, और भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली ये कंपनी है। ये मत समझिएगा कि इसमें कोई निजी कंपनी है जैसा, केवल भारत सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है। अगला जो प्रश्न है उसका पहला स्टेटमेंट है कि भारत सरकार द्वारा 9 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में घोषित किया गया। 9 नवंबर प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि नेचुरोपैथी डे के रूप में इसको घोषित किया गया है। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि 18 नवंबर को ये घोषित किया गया है, 9 नवंबर नहीं। ये नेचुरोपैथी डे जो होगा ये 18 नवंबर को होगा, तो पहला तो गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट जो है, प्राकृतिक चिकित्सक अधिकांशतः दीर्घकालिक रोगों का उपचार करते हैं, ये सही है। प्राकृतिक चिकित्सक अधिकतर दीर्घकालिक रोगों का उपचार करते हैं, यानी कि त्वरित इसमें फायदा त्वरित नुकसान जैसी कोई चीज नहीं होती है। लंबे समय में ये फायदा नुकसान इससे पता चलता है, नुकसान तो होगा ही नहीं, खैर फायदा ही होगा, लेकिन लंबा समय लगता है। तो बी सही है, क्योंकि केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक का नाम क्या है जिसे डीआरडीओ द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो इसका नाम है अर्जुन।
है ना, जिससे किया गया है उसका नाम क्या है, अर्जुन। ठीक है, और ये लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है और जिसका परीक्षण किया गया है। और इस मिसाइल का परीक्षण तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से किया गया है, अहमदनगर महाराष्ट्र से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोनों बातें। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है, महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाई जाती है, और दूसरा है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 3 अक्टूबर को मनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों लोगों की जयंती 2 ही अक्टूबर को मनाई जाती है। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। किस तकनीक कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया है? मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग, इस नाम से जो अभियान है ये गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका उद्देश्य क्या है ये आपको जानना है। छोटे व्यवसायों को सपोर्ट करना, ग्राहक सहायता के माध्यम से उनकी डिमांड जो है उसको बढ़ाना, जिससे छोटे व्यवसायी जो है वो अच्छे से व्यवसाय कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी बूस्टर के साथ किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इस मिसाइल का जो नाम है स्वदेशी बूस्टर के साथ जिसका परीक्षण किया गया है वो मिसाइल है ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का जो डेवलपमेंट हुआ था वो भारत और रूस के साथ मिलकर हुआ था। उड़ीसा के बालासोर में एकीकृत परीक्षण रेंज से बूस्टर सहित कई स्वदेशी विस्तृत जो उप प्रणालियां हैं उन मिसाइलों का मतलब उप प्रणालियों वाली मिसाइलों का परीक्षण इसके अंतर्गत किया गया। इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर से बढ़ाकर अब 400 किलोमीटर तक कर दी गई है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट एसओआई को बोलते हैं पर किस देश के दूतावास के साथ डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा पर हस्ताक्षर किए? नीति आयोग ने जो ये हस्ताक्षर किए हैं एजेंडा पर, तो ये किया है नीदरलैंड के साथ में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। इस साझेदारी के तहत नीति आयोग और डच दूतावास का उद्देश्य होगा स्वच्छ ऊर्जा को समायोजित करने के लिए नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना। इसका उद्देश्य जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए शुद्ध कार्बन फुटप्रिंट को कम करना भी होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अंतिम प्रश्न करंट अफेयर का, फिर हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। किस सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन ने ऊर्जा मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए हैं और वर्ष 2020-21 के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित किए? अभी हाल में किसने किया? तो 2020-21 का लक्ष्य और यह हस्ताक्षर किया है एनटीपीसी ने। एनटीपीसी का मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और विद्युत क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है भारत की। 2020-21 के लिए जो प्रमुख लक्ष्य तैयार किए गए हैं उसमें 340 बिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन, उत्कृष्ट श्रेणी में 15 एमएमटी कोयला उत्पादन, मतलब उसके जरिए उत्पादन, ये इसमें शामिल है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, क्या ये सही है? यहाँ पे डैश होता तो और ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, दोनों तरफ हो जाएगा तो ये डैश डैश मान लीजिएगा। 1974 का ये है। और दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी सही है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये तीनों की तीनों जो सन है आप याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। उपयुक्त सभी सही है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने सन 1972 ईस्वी में पारित किया था। तो 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 72 में ही पारित हुआ था, ये बिल्कुल सही है। और इसे सन 2003 ईस्वी में संशोधित किया गया था, तो ये भी सही है। 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। और जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 इसका नाम था, लेकिन 3 में इसमें संशोधन हुआ था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत में ध्वनि प्रदूषण से संबंधित मानकों का निर्धारण कौन करता है? यानी कि कौन इसमें बोर्ड है या संगठन है जो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो मानक है उनका निर्धारण करता है, डिसाइड करता है ना? स्टैंडर्ड्स जो रिलेटेड है किससे? नॉइज पोल्यूशन से। तो ये है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वही ध्वनि प्रदूषण के संबंधित जो मानक है उनका डिसाइड करता है, उनका स्टैंडर्ड निर्धारित करता है, उनका डिसीजन करता है। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी के नाम से इसको जाना जाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीओडी के नाम से इसको जाना जाता है। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। जल प्रदूषण के मापन में एक बेहतर विकल्प यह होता है, बेस्ट ऑप्शन
मेजरमेंट के लिए होता है ये वाटर पोल्यूशन में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म है, तो बीओडी के माध्यम से इसको मापा जाता है, बिल्कुल सही है। जहां बीओडी उच्च होता है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जहां पर उच्च होता है वहां पर डीओ भी उच्च होगा, यानी कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी उच्च होगा। ये गलत है। जहां पर बीओडी उच्च होगा वहां डीओ निम्न होगा, और जहां पर डीओ निम्न होगा वहां बीओडी उच्च होगा। उल्टा इनवर्स रिलेशन होता है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसका पहला स्टेटमेंट देखिए, डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में है, डीओ के बारे में। जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। बिल्कुल सही है। जल में घुलित जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसी को डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं, जो जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। पहला बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, जब जल में डिसॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को उत्तम माना जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे जल को उत्तम नहीं, ऐसे जल को प्रदूषित माना जाता है। जब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाएगी तो वो प्रदूषित जल हो जाएगा। तो ये दूसरा गलत, पहला सही। ए ऑप्शन इसका दुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहां पर देखिए लिखित की स्पेलिंग गलत है, छोटी की मात्रा होगी। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है ना, कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग किया जाता है कि उससे प्रदूषण कम हो सके। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उत्प्रेरक कन्वर्टर जो होते हैं यानी कैटालिटिक कन्वर्टर जो होते हैं वो नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते हैं। इसके दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन में बदल देते थे, तो जो उसका नुकसान है, प्रदूषण फैलाने वाला जो तत्व है, जो कारक है, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लघु जीवन अवधि वाले पौधों को इम्फिमेरल कहते हैं। जिनकी जो अवधि होती है, जीवन काल जिनका कम होता है, उनको इम्फिमेरल कहा जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कुछ प्राणियों के परिवेश के साथ घुल मिल जाने की क्षमता होती है। कुछ प्राणी होते हैं जो परिवेश के साथ घुल मिल जाते हैं, जिसे अनुहरण मिमिक्राई कहा जाता है। तो क्या ये सही है? मिमिक्री कहा जाता है, ऐसे मिमिक्राई नहीं, मिमिक्री कहा जाता है, अनुहरण कहा जाता है। ये गलत है। अनुहरण ये होता है जब बाहरी समानता मतलब उसमें मिले, जिससे दो जातियां एक दूसरे जैसी दिखें लेकिन घुलती मिलती नहीं है। बाहरी समानता ऐसा लगे, मान लीजिए आपने एक नीलगाय देखा और एक गाय देखा और आपको लगा कि ये गाय टाइप का कुछ है, तो बाहरी समानता मान लीजिए मिल रही है लेकिन अंदर कुछ ऐसा नहीं है और घुल मिल भी नहीं जा रही है। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी जीव तथा पौधे की बनावट या व्यवहार या जीने की पद्धति जिसकी सहायता से वो किसी विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो आप जान सकते हैं, एडॉप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। चाहे उसकी जीवन की पद्धति है, चाहे उसका बनावट, आकार, व्यवहार है, जिसकी सहायता से वो एक पर्यावरण में जीवित रह रहा है। हमारा आपका भी एक परिवेश होता है, एक पर्यावरण होता है। अगर हम राक्षसी प्रवृत्ति का बिहेव करने कर लगेंगे, जैसे हाथरस की घटना हुई, तो हमारा समाज पे बहुत दिन नहीं चलेगा। हमको अपनी बहुत सारी चीजों को समाज के हिसाब से ढालना होता है। समाज में बुराइयां हैं, कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि समाज से विपरीत जाके बिल्कुल आप राक्षसी प्रवृत्ति अपना ले, आपका जो मन करे। जैसे ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप नंगे नहीं घूम सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बाजार गए और कपड़ा नहीं पहने हैं, आप अंडरवियर पहन के भी वहां नहीं जा सकते हैं। ऐसा क्या कर सकते हैं? आप अपने घर में स्वतंत्र हैं, अपने रूम में स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा करना एक सामाजिक जो नैतिकता है, एक जो मानक है, उसके खिलाफ है। तो इसी तरीके से पूरी प्रकृति के साथ होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो बातें बिल्कुल सही हैं वो हम प्रकृति से ही सीखते हैं। नेचर के करीब आप जितना रहेंगे उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन के करीब रहेंगे, अपनी जिंदगी को जीने के करीब रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी पर विशाल बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 में 1985 में शुरू हुआ एक जन आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है। 1985 में ये शुरू हुआ था और नर्मदा नदी पर बांध बन रहा था, उसी के निर्माण के खिलाफ शुरू हुआ था। वहां पर बहुत सारे लोग पुनर्वासित किए जा रहे थे और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा का महत्वपूर्ण योगदान था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसमें आपने नाम सुना होगा मेधा पाटेकर का। मेधा पाटेकर का इसमें महत्वपूर्ण योगदान था, वो जुड़ी हुई थी। सुंदरलाल बहुगुणा इससे नहीं जुड़े थे। पहला सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एपिको आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया। चिपको नहीं है, ये चिपको अलग चला है। चिपको जैसा ये है, लेकिन एपिको आंदोलन कर्नाटक में चलाया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
दूसरा है कि साइलेंट वैली आंदोलन एक चलाया गया था केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिए, तो दूसरा भी सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है। इस तरीके से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में जो चिपको आंदोलन, जो एपिको आंदोलन है, उसको कर्नाटक का चिपको आंदोलन कहा जाता है। और साइलेंट वैली जो आंदोलन है ये 1973 में चलाया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। एपिको वाला जो है ये 1983 में चलाया गया था, हो सकता है आपसे कभी पूछ ही लिया जाए। और उसके 10 साल पहले 1973 में ये साइलेंट वैली आंदोलन चला था। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका पहला स्टेटमेंट है भारत सरकार के राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा 1976 में पहली बार सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा, जो भारत का है, उसके द्वारा किया गया था। पहला सही है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जल बचाने पर जोर देना था। जो सामाजिक वानिकी है इसके अंतर्गत पेड़ लगाने पर जोर दिया गया था, पेड़ लगाने को प्रोत्साहित किया गया था। वनारोपण को जन आंदोलन के रूप में परिणित कर देना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था। जो भी बेकार पड़ी भूमि है, जहां पर भी कुछ उसका उपयोग नहीं हो रहा है, ऐसे पड़ी हुई, तो वहां पे पेड़ लगाइए। इस तरीके से इसमें कार्यक्रम चलाया गया था। तो दूसरा गलत है, मुख्य उद्देश्य ये नहीं था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारा काम पश्चिम बिहार या वेम्बनाथ पश्चिम बिहार, चाहे कुमारा काम कहा जाए या वेम्बनाथ एक ही है, ये कहां पर स्थित है? तो वेम्बनाथ आप जानते हैं केरल में स्थित है। केवल कुमारा काम भी पूछा जा सकता है, तो केरल ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। वेम्बनाथ झील के शांत किनारे पर कुमार कोम केरल का एक छोटा और खूबसूरत नगर है, और वहीं पर उसी के आसपास की कुमार काम पश्चिम बिहार वहीं पर स्थित है, उसी के आसपास की लोकेशन में। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पक्षी अभ्यारण्य और स्थान दिया हुआ है। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार, गुरुग्राम हरियाणा, बिल्कुल सही है। सलीम अली पश्चिम बिहार, चोरावो मांडवी नदी के पास गोवा, ये भी सही है। कौंडिया पश्चिम बिहार यहाँ पर दिया है चित्तूर तमिलनाडु, चित्तूर तक तो सही है, लेकिन चित्तूर तमिलनाडु में नहीं है, चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, यही गलत है। और चिल्का झील पश्चिम बिहार पुरी के पास उड़ीसा में है। डी तो इसमें सही दिया, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पक्षी अभ्यारण्य और स्थान यहां पर भी दिए हुए हैं। घाना पक्षी बिहार भरतपुर राजस्थान, सही है। रंगन थिटू पक्षी बिहार मांड्या कर्नाटक, ये भी सही है। और वेदाधंगल पक्षी बिहार कांचीपुरम तमिलनाडु, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिए। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृश्य भूमियों का सम्मिलित रूप जो बृहद स्थलीय या जलीय पारितंत्र को समाहित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। क्या कहा जाता है? जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक भूदृश्य दोनों होते हैं, सम्मिलित रूप होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि केवल प्राकृतिक होता तो ये नहीं होता, यानी कुछ यहाँ पर सांस्कृतिक दृश्य भूमि भी होंगे, और जलीय या स्थलीय दोनों हो सकता है। तो ये पूरा जो ऐसा समूह है, ऐसा पारितंत्र है, उसको जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र वन भारत के कई राज्यों में स्थित है, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय आदि। बिल्कुल सही है, पवित्र वन पाए जाते हैं, कई जगह पे पाए जाते हैं। उनमें से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय में भी पाए जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, सिक्किम के खेची ओपलरी झील को लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है। तो खेच ओपलरी झील को लोगों द्वारा पवित्र माना जाता है, बिल्कुल सही है। आपने कभी ध्यान दिया है पीपल के वृक्ष को, बरगद के वृक्ष को इतना पवित्र क्यों माना गया? उसमें कहा गया ब्रह्मचारी बाबा रहते हैं, वहां पर अगर आप कुछ करोगे तो आपको बीमारी हो जाएगी या भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये आप देखेंगे तो सामाजिक दृष्टि से इनका महत्व ज्यादा है धार्मिक की अपेक्षा। और सामाजिक में क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज्यादा है। लेकिन जब आदमी को डराया जाता है तो वो फिर उसको करने के लिए मजबूर हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति को डराया ना जाए, केवल वैसे कहा जाए, तो वो समझने को तैयार नहीं होता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ऐसा किया। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि आरओ एआरओ मेंस का कोर्स तो हम अनाउंस कर चुके हैं, 11 तारीख के बाद वो चलने लगेगा। इसके साथ में बीओ का अपना प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग मेंस दे रहे हैं। उनके लिए भी हम कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं। वो भी प्रारंभिक परीक्षा के बाद में 30 दिवसीय के लगभग कार्यक्रम होगा, वो चलेगा। तो आप इसके लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं 6307281212 पर, जिस पर जानकारी आप ले सकते हैं अपनी जो भी क्वेरी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में मनुष्यों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। जो आउटर जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, वहां पर मनुष्य बस सकते हैं और वहां पर परंपरागत जो कार्य है, नया कुछ वैसा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे वहां पर आदिवासी जनजातियां रहती हैं तो वो अपना जीविका चलाने के लिए जो कार्य करती हैं,
इस तरीके के कार्य हो सकते हैं। और भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के 7 क्षेत्र हैं। अगला स्टेटमेंट है, पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन अब दूसरा ध्यान करिए। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्रों की बात की जाए तो एक पूर्वी हिमालय पश्चिमी घाट आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह उसका पार्ट है, ऐसा नहीं कि वो केवल यहीं पर है, उसका पार्ट है। और इंडो बर्मा वाले क्षेत्र का भी पार्ट भारत में आता है। तो 4 टोटल पाए जाते हैं, 7 नहीं पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 4। तो दूसरा गलत है। इस तरीके से केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट अगले प्रश्न का, एक राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित किया जा सकता है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है। ये प्रश्न है बड़ा सरल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता, पहला गलत है। इसमें सही एक ही होगा, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। अगर कोई एक अभ्यारण्य है तो उसको राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, तो केवल 2 सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा इसको। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, वन्यजीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वन्यजीव अभ्यारण्य में यही कार्य होता है। एक होगा या कुछ विशिष्ट और प्रजातियां होंगी। और वन्यजीव अभ्यारण्य विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। क्या ये भी बात सही है? ये भी सही है। वन्यजीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति के लिए भी किया जाता है या विशिष्ट प्रजातियों के लिए। अब दूसरे में भी वही कहा जा रहा है, कह रहा है स्टेटमेंट कि वन्यजीव अभ्यारण्य विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बिल्कुल रीजनिंग वाला प्रश्न बन गया। दोनों को पढ़िए तो वैसे निकल आएगा, या फिर दोनों सही होंगे या दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पर दोनों सही है, यही चेक करना है यहाँ पर। तो इस तरीके से इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। कैसा लगता है आपको ये कार्यक्रम? जरूर बताएं। अच्छा लगता है तो लाइक करके आप बता सकते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो अपने लोगों की मदद के लिए इसको शेयर कर सकते हैं। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। आप जितना इसको संरक्षित करेंगे, सोचेंगे ये हम पढ़ लें दूसरों को ना बताएं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कंपटीशन आपकी चहेतों से नहीं है, बहुत सारे लोग हैं आपके साथ जो कंपटीशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं।